हेलो। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा आपका। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बाबू, चैप्टर 10th, ये 10 पढ़ रहे हैं, मतलब 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वृत्त बाबू। और ये वृत्त क्षेत्रमिति वाला वृत्त नहीं है कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, ये सब नहीं पढ़ना है। इसमें वृत्त में पढ़ना है, ज्यामितीय वाला पढ़ना है, कितने स्पर्श बिंदु खींचे जाते हैं, ये सब पढ़ना है। ज्यामितीय वाला है, वो जो होता है ना क्षेत्रफल, परिधि, ये सब जो होता है वो सब किस में हो जाता है, क्षेत्रमिति में आ जाता है। ये किस में है, ज्यामिति में। इसको देखेंगे बेसिक चीज की होता है क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले तो वृत्त हम लोग के जानना है कि वृत्त क्या होता है बाबू। वृत्त जानते ही होंगे आप लोग सब कि वृत्त क्या होता है। कि वृत्त होता है बाबू, वृत्त 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 क्या होता है कि एक बिंदु से समान दूरी पर एक गोले गोले घुमा देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है रे, वृत्त। और वृत्त जो होता है ना, से अनंत बिंदुओं से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं रे, बिंदु होते हैं। तो वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। वृत्त से इसको जो गोले गोले होता है ना, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। और ये बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ये क्या होता है, केंद्र। और केंद्र से परिधि के बीच में ना हमेशा दूरी बराबर होता है। कहीं पे भी कीजिएगा ना, ये यहाँ से यहाँ कीजिए तो ये अगर आर है, इधर भी मिला दीजिए तो क्या रहेगा, आर रहेगा। कहीं पे भी मिला दीजिए तो क्या होगा, आर। समझ रहे हैं। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है, जिसे आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से। तो देखिए वृत्त हो गया। तो वृत्त में एक पहला होता है बाबू, नाम होता है वृत्त का पहला, एक त्रिज्या नाम की कुछ होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है रे, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच जो होता है दूरी ना, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आया। अब वृत्त के बाद त्रिज्या हो गया। दूसरा चीज होता है एक व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। व्यास देखिए व्यास क्या होता है, समझिए वृत्त में व्यास क्या होता है। एक वृत्त है, यहाँ पे एक केंद्र है, और केंद्र से बाबू एक दोनों ओर जो दो भाग काट देता ना, केंद्र से होकर के वृत्त के दो भागों में काट दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। मतलब यहाँ से अगर तुम देखेगा तो यहाँ से ये जो होगा से एक आर ये होगा, और इधर से भी इधर करें तो ये भी तो आर ना होगा। मतलब 2r के बराबर क्या होता है, व्यास। और यहाँ से व्यास को डायगोनल बोलते हैं, ये डी से सूचित करते हैं। मतलब जो होता है बाबू, ये 2r मिलके क्या बनता है, डी बनता है, व्यास। दो को त्रिज्या को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, व्यास। समझे, व्यास की जो दूरी होगा त्रिज्या की क्या होगा, डबल होगा। समझ रहे हैं। जैसे अगर व्यास है बाबू 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर और 7 इधर, तो क्या हो जाएगा, 14। समझ में आ रहा है कुछ, ये ठीक है। अब फिर बाबू होता है कि त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, और जीवा होता है। क्या होता है, जीवा। जीवा देखिए क्या होता है, बताते हैं। जीवा, जीवा उसको बोलते हैं जो वृत्त के दो बराबर भाग से मतलब नहीं है, दो भागों में जो विभाजित कर देता है ना, उसे क्या बोलते हैं, जीवा। जैसे अगर हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे काट दिए तो वृत्त के दो भागों में ना बांट दिए, एक ये बड़ा वाला हिस्सा हो गया, एक छोटा वाला हो गया कि नहीं। तब जीवा क्या होता है कि वृत्त के दो भागों में बांट दे, उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और जीवा जरूरी नहीं कि दो बराबर भागों में काटे, यहाँ पे भी अगर करें तो ये भी एक जीवा है। इधर ऊपर नीचे काटा कि ना, इस तरीके से करेंगे तो भी क्या होगा, ये जीवा होगा। और केंद्रवा से भी होकर के भी जाएगा तो ये भी क्या होगा रे, जीवा ही होगा। तो एक व्यास जो जिसको बोला है, ये व्यास अभी जिसको बोल रहा था, एक जीवा के भी काम ना कर सकता है, कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो व्यास दो बराबर भागों, दो भागों में वृत्त काटा ना, ये व्यास वृत्त के दो भागों में बांट दिया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास होता है। क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन, व्यास। क्योंकि अब एक से ऊपर जाएगा तो छोटा होते जाएगा कि नहीं, और केंद्र से होकर के जाएगा तो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, व्यास। ये जीवा समझ में आ गया होगा तुम लोग के। अब एक होता है चाप होता है। क्या होता है, चाप। चाप समझिए क्या होता है। चाप देखिए क्या होता है वृत्त में, वृत्त को चाप बोलते हैं। जैसे एक वृत्त है, ये केंद्र है, तो चाप हो गया ना कि यहाँ और यहाँ काटा, तो ये जो कटा ना, एक परिधि को, एक जो परिधि के एक भाग आया ना अलग, ये यहाँ से यहाँ तक, इसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। चाप ये भी होगा, बड़ा वाला चाप होगा, ये तो होगा ही है, और इधर से भी तो हो सकता है कि नहीं। तो चाप यही होता है कि परिधि के जो बांट रहा है, ये जो निकल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इस सब वर्ड को समझिए कि क्या होता है। त्रिज्या किसको बोलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं, जीवा किसको बोलते हैं, चाप किसको बोलते हैं, केंद्र किसको बोलते हैं। ये केंद्र होता है, केंद्र। तो केंद्र क्या होता है, वृत्त के जो बीच में जो बिंदु होता है, बीचों बीच जो होता है बिंदु, मध्य में जो बिंदु होता है, उसे क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है तुम लोग ये सब। चलिए ठीक है, वृत्त हो गया, जीवा हो गया, चाप हो गया। अब होता है, आगे होता है छेदक रेखा होता है।
रेखा तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। पहले रेखा क्या होता है? रेखा, रेखा क्या होता है कि ये जिसके बाबू सिर्फ लंबाई हो, मोटाई ना हो, एक सीधी लाइन में जाता हो, इसी को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं ना। इसको लिखते हैं, अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, इसको क्या लिखते हैं? ए बी के ऊपर इस तरीके से कर देते हैं, ये क्या होता है? रेखा होता है। समझे? हम क्या बोल रहे हैं कि छेदक रेखा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है समझो तुम लोग। छेदक रेखा क्या होता है? छेदक रेखा उसको बोलते हैं कि वृत्त की, कोई वृत्त है, देखो ये वृत्त है, और छेदक रेखा उसको बोलेंगे ना कि वृत्त के ऐसे करते हुए पार करेगा ना, एक दूसरे मतलब एक छेद करते हुए पार करेगा, तो इसी को कौन सा रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? फिर से देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सर्कल। सर्कल क्या होता है कि अनंत बिंदुओं से मिल करके ना क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। ठीक है। सर्कल के बीच में केंद्र होता है, मध्य में क्या होता है? केंद्र होता है, और त्रिज्या एक होता है बाबू। वृत्त में एक त्रिज्या होता है। त्रिज्या किसको कहते हैं? केंद्र से परिधि के जो बीच की दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। व्यास होता है। व्यास क्या होता है कि केंद्र से होकर के जाने वाले जो लाइन होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, जो त्रिज्या के डबल होता है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या के डबल होता है। जीवा है। जीवा किसको बोलते हैं? तो वृत्त के दो भागों में जो बांटता है उसे क्या बोलते हैं? जीवा। कोई भी जो लाइन, ऐसा लाइन जो वृत्त के दो भागों में बांट दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। और फिर चाप क्या है? तो चाप परिधि के, ये परिधि के जो एक टुकड़ा हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। समझ में आ रहा है? रेखा समझ में आइए रहा होगा आपको। छेदक रेखा, छेदक रेखा उसको बोलते हैं कि वृत्त को छेद करते हुए पार हो रहा है, और रेखा कोई जगह जा रहा है तो उसे को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। समझ में आया? छेदक रेखा। छेदक रेखा एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा किसको कहते हैं? एक वृत्त के दो बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ पे होगा कोई, एक यहाँ पे, अनंत बिंदु से मिलकर बनल है तो बहुत बड़े बिंदु होगा कि ना। तो यहाँ से अगर ये पार हो रहा है तो किसी एक बिंदु से होकर के जाएगा, और यहाँ से भी जा रहा है तो किसी और एक बिंदु पर होगा। तो दो वृत्त के दो बिंदु से होकर के जो प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, मतलब एक दूसरे को पार करते हुए जाती है, उसे को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। समझ में आया? अब देखो स्पर्श रेखा होता है। कौन सा रेखा? स्पर्श रेखा होता है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। देखो स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं समझो बाबू। स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब होता है छूना। स्पर्श मतलब क्या होना है? छूना। तो एक वृत्त है रे, एक वृत्त है, और वृत्त के ना किसी एक बिंदु को छूते हुए पार कर रहा है, तो ये कौन सा रेखा होगा? स्पर्श रेखा। इसको स्पर्श करके ना पार किया, इसको छेदा करके नहीं पार किया, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पर्श करके पार कर रहा है। ये बहुत मनी एक में बिंदु है, ऐसे ऐसे बिंदु है जिग्रा में एक बिंदु को स्पर्श किया, क्या किया? पार किया। तो इसी को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु को स्पर्श करके पार करता है, उसे को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। अब वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा होता है। कितनी रेखा होते हैं? एक। जैसे बहुत मनी है बाबू, एक में ये बिंदु है, बहुत सारा बिंदु है, तो कोई एक बिंदु को जो है ना, सिर्फ एक बिंदु को छू करके पार कर रहा है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और एक बिंदु से ना एक ही रेखा स्पर्श रेखा पार हो सकता है। समझे कुछ? एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? एक। वृत्त के परिधि के एक बिंदु को कितने स्पर्श रेखा छू कर सकता है? एक। ठीक है। अब देखो बाबू, एक में स्पर्श बहुत बड़ी बिंदु है कि ना? एक में तो कितने, एक वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? एक नहीं, अनंत खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। ये ना कि एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा नहीं खींचे जा सकते हैं, क्योंकि एक में बहुत बड़ी है ना बिंदु। अभी ये यहाँ से पार करेगा, यहाँ पार हो जा रहा है, पार नहीं करना है, स्पर्श करना है, ऐसे ऐसे पार कर रहा है स्पर्श। तो बहुत मनी तुम ना घिस सकती हो, ऐसे ऐसे करके घिस सकता है कि नहीं रे? तो बहुत मनी स्पर्श रेखा नहीं हो रहा है। तुम समझ रहे क्या बता रहे हैं हम? ये वृत्त है बाबू, एक में बड़ी मनी है बिंदु है ना। अब एक बिंदु से अगर कोई खींचेंगे, ये बिंदु है, एक से स्पर्श करेगा ना, तो इधर इधर जाएगा तक सिर्फ एक रे छुएगा, एक रे। और ऐसा ऐसा अनंत को बिंदु है, तो अनंत को स्पर्श रेखा ना खिंचा सकता है, खिंचा सकता है ना। तो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि एक वृत्त के ऊपर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? अनंत रेखा खींचे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा? अनंत स्पर्श रेखा खींचते हैं। चलिए आइए, स्पर्श रेखा समझ में आ गया होगा तुम लोग के। अब देखो बाबू, स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा, अब आओ, स्पर्श रेखा के बाद होता है स्पर्श रेखा हो गया ना, स्पर्श बिंदु होता है बाबू। स्पर्श क्या होता है रे? बिंदु।
स्पर्श बिंदु यही हो गया जो बिंदु जिस बिंदु से पार हो रहा है ना, इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? स्पर्श बिंदु कहेंगे। अब देखिए स्पर्श बिंदु हो गया। अब होता है कि और ये अगर मान लो कि कोई वृत्त है, देखिए वृत्त है बाबू, ये वृत्त है। अब वृत्त के कोई बाहरी बिंदु है, वृत्त के क्या है? बाहरी बिंदु है। अब बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे? मतलब ऐसा रेखा बताओ ना कि एक बिंदु को भी छुए और इस रेखा को भी, मतलब इस एकरा वृत्त के कोई एक बिंदु को भी छुए, ऐसा कितने रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कितना? 2। क्योंकि ऐसे जाएगा बाबू, यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ से पार कर रहा तो कोई एक रेखा एक बिंदु पे पार कर रहा होगा। अब यहाँ से भी कीजिएगा तो यहाँ से इस तरीके से भी जाएगा, यहाँ से भी एक जाएगा। लेकिन और बताइए, कोई कहीं से बेकार लाइन खींचे जो इस वृत्त के कहीं पे टच करे, कर सकता है? नहीं करेगा। अगर ऐसे कीजिए तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, स्पर्श थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। तो एक वृत्त के बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे? 2। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ये होता है। देखो अब बताते हैं तुम लोग के। अब अगर देखो, अब वृत्त के अंदर में कोई बिंदु है बाबू, एक वृत्त है, अब वृत्त के अंदर में कोई बिंदु है तो एकरा से कितना स्पर्श रेखा खींचेंगे? अंदर में कोई बिंदु है तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे? एक भी नहीं खींचेंगे। खींचेंगे? एकरा में कोई रेखा जाएगा एकरा पार करते हुए, तो एकरा में पार करेगा तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा ना रे। देखिए आप सुनिए ध्यान से, वृत्त के, सुनो ध्यान से, वृत्त के परिधि पे अगर कोई बिंदु है तो उससे बाबू कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे? एक खींचेंगे। वृत्त के परिधि, परिधि किसको बोलते हैं? ये जो गोले गोले होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? परिधि। अब वृत्त के परिधि पे कोई बिंदु है, एकरा से अगर स्पर्श रेखा खींचना है तो कितना स्पर्श रेखा? सिर्फ और सिर्फ एक। अब वृत्त के कोई बाहरी बिंदु है, अब इसमें कितना स्पर्श रेखा? तो कितने? 2। समझ में आ रहा है? अब वृत्त के कोई अंदर बिंदु है तो कितना स्पर्श रेखा? एक भी स्पर्श रेखा नहीं। समझ में आ रहा है तुमको? ये एकदम सोचो बाबू, ये समझो, इसको ये याद वाद ना करना है, इस चीज को देखिए आप, याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में रहना चाहिए सबकी क्या होता है। बाहरी बिंदु है तो कितना स्पर्श रेखा? 2। अब बीते पे कोई बिंदु है तो कितना स्पर्श रेखा? 1। अब बीतवा के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे, समझे? लेकिन अगर ये बोले कि वृत्त पर है, अगर एक वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे? अनंत। एक वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा? अनंत। अब वृत्त के परिधि पे किसी एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा? 1। अब वृत्त के बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा? अब वृत्त के अंदर बिंदु पे एक भी नहीं। है समझ में? अब देखिए बताते हैं। अब देखो कि अगर कोई 2 अथी आ गया, वृत्त आ गया, ठीक है, 2 वृत्त है। पहला समझिए, हेडिंग डाल लीजिए कि दो वृत्तों की सापेक्षिक दो वृत्तों की सापेक्षिक स्थितियां एवं दो वृत्तों की सापेक्षिक स्थितियां एवं उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, देखो इसको समझो बाबू, तुमको क्या बता रहे हैं। 2 वृत्तों की सापेक्षिक स्थितियां एवं उनकी उभयनिष्ठ, मतलब 2 वृत्त है और किस तरीके से स्थित है वो वृत्त, किस तरीके से स्थित है और उसके बीच कितने उभयनिष्ठ रेखा खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ उसको बोलते हैं जो दोनों में टच करे, उसी को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। तो देखिए पहला हम बताते हैं बाबू कि अगर वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक अंदर एक वृत्त है, एक में कितना स्पर्श रेखा तो खींच सकता है कि दोनों में टच करे? बताइए। एक वृत्त है, अब वृत्तों के अंदर एक छोटा सा वृत्त है, इन दोनों के बीच में कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि दोनों को उभयनिष्ठ करे? कितने उभयनिष्ठ रेखा खींच सकते हैं? बताइए। खींच सकते हैं। देखो एकरा अगर करेगा, कहीं से करेगा तो एकरा टच करेगा, लेकिन एकरा करेगा, एकरा करेंगे तो एकरा करेगा, लेकिन एकरा करेगा नहीं ना बाबू। एकरा में क्या होगा कि कोई भी उभयनिष्ठ रेखा नहीं होगा। एकरा में क्या होगा रे? कोई भी उभयनिष्ठ रेखा, निष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होगा। चलो देखो समझो तुम लोग ध्यान से। एक पहला वृत्त है, 2 है, यहाँ पे दो क्या बोल रहे हैं कि 2 वृत्तों की सापेक्षिक स्थितियां, मतलब किस तरीके से स्थित है वो वृत्त, और उस पे बाबू उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं
क्या होगा से। तो अगर इस तरीके से वृत्त है कि वृत्त के अंदर कोई वृत्त है तो कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक भी नहीं। अब देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे ना, एक वृत्त है बाबू यहाँ पे, एक ये वृत्त है, अब एक अंदर भी वृत्त है लेकिन यहीं से टच करके इसे गेले है, ठीक है, ये भी तो वृत्त है ना। अब एकरा में कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो कितना खींचेंगे, एक। अगर आप इस बिंदु पे ये टच कर रहा है दोनों, तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा तो एगो खींच सकते हैं ना, एगो ना खींच सकते हैं। तो एकरा में क्या गो होगा बाबू, अगर वृत्त के अंदर वृत्त है लेकिन वो वृत्त के परिधि पे किसी एक बिंदु पे दोनों टच कर रहा है वृत्त, तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक। समझ में आया, ये कहाँ क्या हो जाएगा बाबू, अंत स्पर्शी वृत्त, अंत स्पर्शी मतलब अंदर से स्पर्श कर रहा है दोनों वृत्त, हो रहा है ना, अंत स्पर्शी वृत्त, अंत स्पर्शी वृत्त। अंत स्पर्शी वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ रेखा में केवल कहने का अर्थ है कि मतलब एक ही गो, एक से ज्यादा नहीं, केवल लगे तो क्या हो गया रे, सिर्फ एक, केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, क्या होगा रे, केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। समझ में आया। अब आइए, अब ये अंदर था इस तरीके से था, अब अगर वृत्त आ जाए बाबू कि एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है, अब ये बाहरी से थोड़ा सा टच कर रहा है, अंदर नहीं है बल्कि क्या है, बाहर है। ये जो दोनों वृत्त है से अंदर नहीं है, क्या है, बल्कि बाह्य स्पर्श है। ये क्या था, अंतर था, अंदर से ना दोनों स्पर्श कर रहा था, ये कहां से कर रहा है, बाहर से कर रहा है। अब इन दोनों के बीच कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ये वो खींचेंगे, देखो ये वो खींचेंगे से बताते हैं। अगर बाबू हम यहाँ से एक राई से मिलाएंगे तो एगो ई होगा रे, एक ये बन गया बाबू, और यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ होगा, मान लो ये टच कर रहा है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे होगा, दूगो हुआ। आइए अगर बीचवा में ऐसे ना कर सकते हैं तो क्या गो हुआ, तीन गो हुआ। कितना हो गया बाबू, तीन गो। तब बाह्य स्पर्श वृत्त है, कौन सा है बाबू, ये बाह्य स्पर्श वृत्त है, ये दोनों बाहरी से स्पर्श कर रहा है वृत्त। एक में कितना उभयनिष्ठ खींचेंगे, तीन उभयनिष्ठ रेखा होगा, कितना, तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। कुछ समझ में आ रहा है तो नहीं के। अगर देखो वृत्त की स्थिति है, हर जगह दो को वृत्त है, ये कहां पे है, उस आधार पे आ रहा है, अलग अलग आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये दोनों बाहरी हो गया, बाहरी से सटा हुआ है। अब क्या होगा ना कि दोनों वृत्त जो होगा ना बाहरी है लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, हट करके है, दोनों क्या है, एक दूसरे से हट करके है। तब क्या वो खींचेंगे, दो को खींचेंगे। देखो आप क्या खींचेंगे से, देखो पहला नंबर तो ऐसे जाएगा, एगो नीचे से भी जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई भी देखो रेखा सबके टच कर रहा है दोनों में ना, तो क्या वो खींचे, समझो बढ़िया से गधा। देख इधर तीसरा में क्या गो रे, चार गो खींचे, क्या खींचे, चार गो। इधर बाबू नहीं अब खींच सकते हैं, ऐसा कोई रेखे नहीं होगा कि अब दोनों में टच करेगा। प्रतिच्छेदी करके तो कई को खींच सकते हैं, स्पर्श बोला जा रहा है, स्पर्श एक भी नहीं होगा। अब बाबू ये जो है बाबू से एक में क्या होगा रे, चार स्पर्श रेखा, चार स्पर्श, चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, क्या होगा, चार गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। कब, जब वृत्त दोनों क्या हो रहे, अलग अलग हो, मतलब आप प्रतिच्छेदी वृत्त हो, एक दूसरे का प्रतिच्छेदी ना कर रहा है, अलग अलग है, आप प्रतिच्छेदी है ना स्पर्श कर रहा है, तो क्या गो उभयनिष्ठ रेखा, चार गो। अब देखो चार गो स्थिति में वृत्त हो गया दो गो के। अब देखो एक और स्थिति से हम वृत्त को सेट कर सकते हैं दो गो के, कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख दे हम, देखिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कैमरा में हो। अगर ये वृत्त है बाबू, एक और वृत्त है लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक वृत्त दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तब क्या में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या गो, दो गो खींचेंगे खाली, क्या खींचेंगे,
दो गो, देखो कैसे दो खींचाएगा से बाबू, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं। जब प्रतिच्छेद कराते यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं एगो, यहाँ से यहाँ। अब ऐसे ना खींच सकते हैं, ऐसे खींचेगा तब प्रतिच्छेदी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। खाली क्या करेंगे, ऐसे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आप लोग के समझ में आया है कि नहीं, मतलब छू करके जिसको पार कर रहा हो ना उसी को क्या बोलते हैं। और अब स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ बोले तो दोनों वृत्त को छू करके पार कर रहा है तो उसे को क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। समझे, ये हो गया। तो एक में क्या गो खींच सकते हैं, क्या गो, दू गो। इसमें बाबू दू उभयनिष्ठ रेखा खींचेंगे, क्या गो, दू उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, क्या होगा, दो। देखो तुम लोग से ना क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, बोल देगा बाबू कि दो वृत्त है, जो एक वृत्त के अंदर में एक छोटा सा वृत्त है और एक किसी तरीके से टच नहीं कर रहा है, जैसे ये वाला भी शर्त में आ जाएगा। एक वृत्त के अंदर इसमें भी दो गो वृत्त है लेकिन दूसरे में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे वृत्त, ऐसे में इस स्थिति में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक भी नहीं। अगर दो बाबू वृत्त है और अंतःस्पर्श वृत्त है, कैसा है, अंतःस्पर्श वृत्त है, मतलब अंदर से दोनों एक दूसरे को छू रहा है, तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक ही खींचेंगे, ठीक है। अगर दो वृत्त है और बाह्य स्पर्श वृत्त है, कैसा है, बाह्य, दोनों एक दूसरे से बाह्य वृत्त है, स्पर्श कर रहा है ना, बाहरी से छू रहा है, तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तीन खींचेंगे, समझे कि नहीं। अब दो वृत्त है, एक दूसरे को अब स्पर्श नहीं कर रहा है, एक दूसरे से अलग अलग वृत्त है, तो एक में क्या खींचेंगे, कितने उभयनिष्ठ रेखा, चार गो। अब एक वृत्त है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद बोले तो एक दूसरे को काट रहा है, तो कितने उभयनिष्ठ रेखा, दो। इस बात समझ में आ रहा है तुम लोग के, ये जितना लिखे समझ में आया। वृत्त किसको कहते हैं और त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। व्यास किसको बोलते हैं, व्यास जो होता है त्रिज्या के डबल होता है। अगर वृत्त के बाबू केंद्र से होकर के अगर वृत्त के दो भागों में जो बांट रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर के दो भागों में बांट रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और वृत्त के व्यास जो होता है वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास। जीवा क्या होता है, वृत्त के दो भागों में बांटा उसे क्या बोलते हैं, जीवा। और दो भागों में बांटता है ना तो एक शर्त ना है कि बराबर रहे या कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है, दो भागों में बांट दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, जीवा। और ये जो बांटते रहेगा तो केंद्र से होकर के जाएगा तो बराबर बराबर में बांटेगा कि ना, तो केंद्र से भी तो होकर के जा रहा है, लेकिन जीवा भी तो बोल सकते हैं और व्यास भी बोल सकते हैं कि नहीं। चलिए, चाप किसको कहते हैं, तो वृत्त के परिधि को जितने जो बांटता है, एक खंड करता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। रेखा बाबू, एक वैसे दो बिंदु जो दोनों छोर अनंत जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेखा, जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, इसकी ना तो कोई चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है, ठीक है। छेदक रेखा किसको बोलते हैं, तो वृत्त के दो बिंदु से होकर के जो कोई रेखा जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, छेदक। वृत्त के परिधि पे दो बिंदु से होकर के कोई रेखा जा रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। और छेदक रेखा एक वृत्त पे कई सारे खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। और देखो अब है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या था, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर के कोई रेखा जा रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। एक स्पर्श बिंदु भी होता है, स्पर्श बिंदु, तो जिस बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा जो जा रहा है और एक बिंदु टच कर रहा है तो जो बिंदु हो रहा है कौन सा बिंदु कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। एक वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा, अनंत। बताया ना कि एक वृत्त है, अगर पे कैसे घींच देगा, ऐसे कर देगा तो नहीं होगा, बड़ी मनी अनंत घींच सकते हैं, जैसे तैसे घींच सकते कि नहीं। तो एक वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा, अनंत। देखिए एक वृत्त के परिधि पे एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा, केवल एक। अब वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा, दो। कितने स्पर्श रेखा, दो। देखो वृत्त के बाह्य बिंदु कहने का अर्थ है कि एक वृत्त है, यहाँ पे वृत्त है बाबू, अब कोई बाहरी बिंदु है, ये वृत्त है और बाहरी बिंदु है, ठीक है। और बाहरी बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, एक यहाँ से ऐसे, आप कोई ना खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। ये कै गो स्पर्श रेखा, दो गो। और पता है इसको सिद्ध करना है बाबू, ये सिद्ध करने के लिए प्रमेय है ये, कि ये जो रेखा स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त के बाहरी बिंदु से जो दोनों स्पर्श रेखा होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको प्रमेय बोलते हैं, प्रमेय 10.10 में सिद्ध करना है ये, ठीक है ना। ये प्रमेय आता है सिद्ध करने के लिए। आपको 6.6 वाला चैप्टर था ना त्रिभुज वाला, वहां पे भी प्रमेय है और यहाँ पे भी प्रमेय है, आपको याद करने पड़ेगा इसको बढ़िया से, ठीक है ना। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको उतार लीजिए। आइए अब बाबू हम आप लोग के बताते हैं सर्वांग समता के बारे में बताते हैं। सर्वांग समता क्या होता है, देखो सर्वांग समता
देखो सर्वांग समता के ना एक सिंबल होता है, ये बराबर करके एक ऊपर ऐसे कर देगा ना तो ये क्या है रे, सर्वांग समता का सिंबल है। अगर इस तरीके से देखिएगा तो ये क्या दिखा रहा है, सर्वांग समता। सर्वांग समता उसको बोलते हैं जो दो आकृति हो ना और दोनों हर रूप से क्या हो, समान होना, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। मतलब एक दूसरे में थोड़ा सा भी भिन्नता नहीं हो, सब एक दूसरे से हर तरीके से सेम हो, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। बराबर तो ये था लेकिन हर अंग से सेम भी है, तो इसलिए क्या है, सर्वांग समता। खाली रहना ये तो समरूप होता है, क्या होता है, समरूप। और ये एक नीचे बराबर कर दिया ना तो क्या हो गया, सर्वांग समता। समझ में आ रहा है। देखिए समरूप और सर्वांग समता में क्या होता है। समरूप बोले तो हमरे नियन कोई लेकर के देख लिया तू, जिसे हमारे चाहिए शकल के कोई और मिल गया तो हमारे क्या है, वो समरूप है। क्या है, खाली शकल हमारा नियन मिल लग गया तो हाँ भाई समरूप है। देखिए हमारा से सब कुछ मिल जाएगा, जैसा नाक कान सब बढ़िया से जैसे हम बोल रहे हैं उसी ने बोलना है, जितना हमारा हाइट है उतने हाइट है, जितना वेट है उतने ऊपर वेट है, ये सब तरीके से मिल गया ना तो क्या हो जाएगा, सर्वांग समता हो जाएगा। मतलब समरूप तो ही है, साथ में क्या है, सर्वांग समता है। मतलब खाली रूपे से सेम नहीं है, हर तरीके से सेम है, उसी को क्या बोलेंगे, सर्वांग समता। समझे। जैसे चलो बताते हैं, जैसे तुमको बताते हैं एक वृत्त है, एक और वृत्त है, तो एक त्रिज्या है बाबू, एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या मान लो कि 2 है, 2 सेंटीमीटर है। क्या है, 2 सेंटीमीटर। और एक में त्रिज्या है ना से 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। एक सर्वांग क्षमता बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। देखने में ही जैसे है गोल, ये भी गोल है, लेकिन बाबू ये 2 सेंटीमीटर की वृत्त है, ये कितना है, तो देखने में सेम है, देखिए क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। ये वृत्त एक दूसरे के वृत्त के क्या है, समरूप। लेकिन अगर ये 2 सेंटीमीटर का रहता तो क्या हो जाता, सर्वांग क्षमता। और सर्वांग क्षमता पता है, एक दूसरे को ऊपर रखेगा ना तब नीचे वाला ढक जाएगा, ऊपर वाला दिखेगा। अब दोनों बराबर है, अब दोनों एक दूसरे पर रख देंगे तब पूरा ढकना देगा, बढ़िया से ढक देगा कि नहीं। तो सभी वृत्त पता है, दुनिया के सभी वृत्त समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांग क्षमता हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। समझा कि नहीं। अब कोई भी वृत्त है कितनों त्रिज्या के रहे या कितनों के रहे तो सब तो समरूप तो रहेगा ही, रहे कि नहीं रे, सब वृत्त वाइस नहीं न रहेगा, चाहे कितना बड़ा रहे छोटा रहे कुछ भी रहे, ये छोटे रहे, ये बहुत ही छोटा रहे या बहुत बड़ा रहे, तो सब समरूप नहीं है। दुनिया के हर वर्ग भी क्या होता है, समरूप होता है। हर वर्ग भी क्या होता है, कितना बड़ा घिंच लो या छोटा घिंच लो, सब क्या होगा, समरूप। देखो तो ऐसे जैसे नहीं वैसे नहीं भी है, एक में 90 डिग्री, एक में 90 डिग्री, सब चारों को भुजा बराबर तो चारों भुजा बराबर तो समरूप नहीं है। लेकिन अगर दोनों समान भुजा वाला भी रहेगा ना तो सर्वांग सम रहेगा। वो कौन सा वर्ग होगा, सर्वांग सम वर्ग होगा। मतलब हर अंग से क्या होगा, ये 2 के है ये भी 2 के रहेगा तो सर्वांग सम ना होगा, एक पे एक उठा के रख देगा तो नहीं ढक जाएगा। समझ में आया क्या होता है। तो देखो बाबू सर्वांग समता के ना शर्त होता है, सर्वांग समता होने के लिए क्या होता है, कुछ शर्त होता है। देखो कितने प्रकार से सर्वांग समता होते हैं। पहला बाबू होता है एस 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 से, ठीक है। एस मतलब हो गया साइड, साइड 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 से, वैसा आकृति जेकर तीनों साइड बराबर हो जाए, वैसा त्रिभुज जेकर तीनों साइड बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा रे, सर्वांग समता हो जाएगा। तीनों साइड बराबर हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, साइड मतलब भुजा, तीनों भुजा बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, सर्वांग समता। फिर होता है बाबू एंगल 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 से, एंगल 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 से, ठीक है। कौन 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 से हो गया, एंगल मतलब क्या होता है, कौन होता है, इससे भी होता है। एंगल से ना कीजिए, ऐसे कीजिए, देखिए साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब बाबू क्या होता है कि एंगल साइड और एंगल से होता है, मतलब कौन भुजा कौन से। और तीसरा होता है बाबू, चौथा होता है आर एच एस से। आर एच एस मतलब वो ना समझना, राइट हैंड साइड ना समझना। आर मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और ये हाइपोटेनस एक कर्ण और एक कोई भुजा अगर बराबर हो गया दोनों में तो क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। समझे। दो त्रिभुज जिसका एक दोनों में एक 90 डिग्री हो, दोनों के कर्ण बराबर हो, तो अगला जो भुजा होगा एक से खुद क्या हो जाएगा, बराबर। समझी। देखो ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, एक में 90 डिग्री है, एक में 90 डिग्री है तो ये हो गया, दोनों में बराबर हो गया। एक कर्ण दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया ना तो तीसरा जो होगा से ऑटोमेटिकली अपने क्या हो जाएगा, सॉरी ये बराबर नहीं होगा, अभी दुगना भुजा बचल है, एक भुजा और एक भुजा भी बराबर है, तो तीसरा जो बचल है ना अपने से क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब एक में 90 डिग्री, एक में 90 डिग्री, इसका कर्ण जितना है उतना एक कर्ण है, और जितना एक लंब है या कोई भी एक भुजा, लंब बोले आधार कोई भी बोल लीजिए, जितना दोनों के भुजा जो बराबर हो गया तो तीसरा भुजा जो ना बोला है ना तो हम अपने से बोल रहे हैं क्या है, ये बराबर है। किससे, सर्वांग समता के नियम से। किससे, सर्वांग समता के नियम से। ये बात समझ में आया तुम लोग के। तो चलो बताते हैं तीनों चारों के बारे में कैसे कैसे होता है।
जैसे एस है, साइड 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 है। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसके ये त्रिभुज है बाबू, ये ए बी और क्या है रे, सी है। ठीक है, एक और त्रिभुज है बाबू जिसका नाम है क्या, पी क्यू और क्या है ये, आर। ठीक है, ये दो त्रिभुज है बाबू। एक है बाबू, ओए लड़का ध्यान से देखो, ये देखो ए बी सी बोल दिए, क्या है रे, आइए देखिए साइड 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 से ना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसका ये जो साइड है ना, एक ये साइड से क्या है, बराबर है। ए बी, इस त्रिभुज के एबीसी में ए बी जो साइड है से पी क्यू के क्या है, बराबर। बीसी जो है बाबू से क्यू आर के क्या है, बराबर है। और ये जो बाबू हो गया ये ए सी और पी आर के क्या है, बराबर है। अगर इस स्थिति में रहे बाबू, यदि ये होगा तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सर्वांग समता बोलेंगे। किससे नियम होगा, एस 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 से दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम होगा बाबू, ऊपर लिख दो। ये किससे हम लोग प्रूव कर रहे हैं बाबू, किससे कर रहे हैं, एस 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 से। ठीक है, अब एक में देखिए हम बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और बाबू ए सी बराबर क्या होगा, पी आर। हो गया, सब बराबर है। जब अगर इस तरीके से बराबर है तो बाबू, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। एक में बाबू कोण भी सब बराबर हो जाएगा। जब भुजा सब बराबर ना तो कोण भी बराबर। मतलब देखो कोण ए और कोण पी क्या होगा, कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। समझ में आ रहा है, किससे, सर्वांग समता से हम बराबर कर दिए। क्योंकि सब भुजा बराबर ना, एक दूसरे के बराबर है ना, तो बराबर भुजा के सामने वाला भुजा कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक बराबर भुजा एक बराबर भुजा, एक सामने वाला जो कोण ई है एक क्या होगा, बराबर होगा। अगर ई है बाबू, ये इसका भुजा और इसका भुजा दोनों बराबर है, तो एक सामने वाला कोण क्या है, ये है ना, एक सामने वाला कोण यही होगा, ये दोनों क्या होगा आपस में, बराबर। अब ये बराबर और ये बराबर, तो एक सामने वाला जो कोण होगा ये वाला कोण, और एक सामने वाला जो ये कोण होगा, तो तीनों क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया कुछ, अरे आ रहा है, ये हो गया। अब देखो बाबू हम क्या करते हैं कि ये वाला तो बता दिए, अब इसमें आइए साइड एंगल साइड से। अगर कुछ बाबू कोई ऐसा त्रिभुज है ए बी और क्या है सी, पी क्यू आर है। ठीक है बाबू, साइड एंगल किससे बता रहे हैं, साइड से। देखने में क्या होता है बाबू कि एक भुजा, दो भुजा और एक कोण क्या हो, बराबर होना चाहिए। साइड एंगल साइड, मान लीजिए कि ये कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इन दोनों के बीचों में जो कोण बन रहा है ना, ये कोण भी अगर बराबर है ना, तो इन दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। आप समझिए ध्यान से, साइड फिर एंगल फिर साइड, ये दोनों से बना है ना, इसे इस तरीके से अगर दोनों में बराबर हो, जैसे एक साइड बराबर, एक कोण ई कोण बराबर, एक भुजा ये भुजा के बराबर, मतलब ये कोण को बनाने वाले दो भुजा है जो दोनों आपस में बराबर है, तो इसको कौन सा कहेंगे, साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसको भी बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। एक में क्या बोलेंगे, यदि कब होगा, यदि बाबू ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू, और कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू, और भुजा फिर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, क्यू आर। तो दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तब एक ऐसी स्थिति में क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं बाबू, तो बोलेंगे ये कि तब हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा कि ये जो होगा, एक सामने वाला जो होगा ना कोण, एक सामने वाला मतलब कोण ए जो होगा से बराबर होगा कोण पी के, क्या होगा, कोण पी के। और कोण सी जो होगा, देखो एक सामने वाला सी है ना, है तो एक सामने वाला आर होगा ना, तो कोण सी बराबर जो होगा सब किसको होगा, समझ में आया। ये दोनों कोण के बारे में बताइए दिया, और ये दोनों अब भुजो भी इन दोनों बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि ना, हो जाएगा ना। अब आइए बाबू, दो बता दिए ना, अब देखो किसके बारे में बताते हैं। आप बताते हैं किसको, ये एंगल साइड एंगल। इसको देखो बाबू, एंगल साइड एंगल में क्या होता है, इसमें होता है क्या कि एक त्रिभुज ले लो, एक और त्रिभुज ले लो, दो त्रिभुज ले लो, एक नाम ले लो ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, एक में क्या बोल रहा है, एंगल साइड एंगल। ये कोण देखो, एंगल साइड एंगल, ये कोण मान लीजिए कि कोण ए है, कोण ए ना, इसको मानो कोण बी जो है बाबू से कोण क्यू के क्या है, बराबर है। और फिर साइड जो है से ये बीसी जो है, ये साइड ये कर क्या है, बराबर है।
और फिर कोण आएगा, तो ये जो कोण होगा ना ये कोण के क्या है, बराबर हो गया। अगर ऐसा रहे, सुनिए ध्यान से, ये कोण, ये दोनों कोण, एक जो बीच में है ये साइड दोनों बराबर है, कोण बी और कोण क्यू और कोण सी कोण आर, और बीच में ए बी जो साइड है और पी क्यू आर के बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर होगा। अगर ऐसा बाबू हो गया, बराबर हो गया, तो एक कब हो रहा है कि यदि जब कब यदि क्या होगा रे, ए बी ना रे, ए बी कहाँ से आ गया, पहले कोण ना, ये कोण बी बराबर क्या, कोण क्यू, और फिर भुजा कौन, बी सी बराबर क्यू आर, फिर कोण क्या, कोण सी बराबर क्या, कोण आर, हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो बाबू क्या होगा कि तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो अतः क्या होगा बाबू, अतः अगर सर्वांगसम है दोनों तो अतः क्या होगा, अतः बाबू हम कोण ए जो बोलेंगे, कोण ए जो है होगा सो कोण पी के क्या होगा, बराबर होगा। कोण ए होगा सो कोण पी के क्या होगा, बराबर। और कोण ये जो, फिर बाबू कोण ये दोनों बराबर हो गया। और बाबू बोलेंगे भुजा जो बचल है, एक सामने वाला भुजा ए बी और बराबर एक सामने वाला भुजा पी क्यू बराबर होगा, एक सामने वाला भुजा ए सी बराबर एक सामने वाला भुजा क्या होगा, पी आर, दोनों क्या होगा, बराबर। आप समझ में आ रहा है तुम लोग के कुछ, देखो ई सर्वांगसमता होने के लिए शर्त है, अगर ये हो गया, शर्त फॉलो कर रहा है, तो बाकी के जो ये होगा ना इस तरीके से क्या होगा, बराबर होगा। समझे कुछ। अब एकरा में जो यूज होने वाला है तुम लोग के, ये RHS वाला होने वाला है। कौन सा, RHS। इसको हम इधर लिखते हैं RHS वाला, देखो RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। 90 डिग्री दोनों में होना चाहिए, एक हाइपोटेनस से बराबर होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए, और कोई एक वो साइड बराबर होना चाहिए। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, वो RHS से क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। समझे। तो देखिए कोई मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरीके से, क्या है ये त्रिभुज, अब 90 डिग्री वाला बनाएगा तो ऐसे ना बनाएगा, ये बनाएगा, ये हुआ। एक बाबू पी क्यू आर दे दे, ये बी सी करना, नाम का लक्षण कर रहे हैं। देखो ए बी सी है, यहाँ पी क्यू आर, देखो यहाँ पे 90 है, ये भी 90 होगा कि ना, होगा ना बाबू। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कर्ण बराबर होगा, क्या क्या होगा बाबू, कर्ण बराबर, कर्ण जानते हैं ना कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण बराबर है। अब बाबू एक 90 डिग्री वाला समकोण क्या होगा रे, दोनों के बराबर। कोई एक भुजा बराबर हो, क्या हो, कोई एक भुजा बराबर हो, कर्ण बराबर हो, कोई एक भुजा बराबर हो, और एक 90 डिग्री वाला बराबर हो, क्या हो, एक समकोण हो। ये क्या हो, एक समकोण हो। समकोण बोलते हैं 90 डिग्री के, ठीक ना, किसको बोलते हैं, 90 डिग्री समकोण हो। जब बाबू देखो RHS में क्या होता है कि कोई दोनों त्रिभुज में कर्ण बराबर हो, और ये दोनों में एक 90 डिग्री हो, और कोई एक भुजा हो, जैसे अब कर्ण हो छोड़ दिया तो दुगुना भुजा बच रहा है, तो दोनों भुजा में कोई एक भुजा क्या हो, दोनों को बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों क्या होगा, RHS से सर्वांगसम होगा। तो क्या होगा बाबू, ये फिर त्रिभुज ए बी सी जो होगा बाबू से सर्वांगसम होगा, क्या कर, त्रिभुज पी क्यू आर के होगा, पी क्यू आर के होगा, पी क्यू आर के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। जब पी क्यू आर के सर्वांगसम हो जाएगा ना, तो देखिए हम क्या बोले थे, मान लीजिए कि ये दोनों क्या है, बराबर है, एक कर्ण क्या है, बराबर है। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि ये भुजा होगा शेखर भुजा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। किससे हो जाएगा, सर्वांगसमता से। समझे, कौन सा सर्वांगसमता से, RHS से। समझे कि नहीं। कभी भी दो त्रिभुज आपको मिल जाए और लगे कर्ण दोनों में, ये दोनों में कर्ण बराबर हो, दोनों में एक 90 डिग्री हो, और कोई एक भुजा बराबर हो, तो तीसरा भुजा अपने आप से बराबर हो जाएगा। किस नियम से, सर्वांगसमता से, RHS से। समझे। ये इतना नहीं बताएं साइड एंगल साइड से, किस जब कभी भी दो त्रिभुज हो और दोनों के बाबू साइड और फिर होकर बीच में एंगल और फिर साइड अगर बराबर है, तो दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और जब सर्वांगसम हो गया तो आने जो बाकी दो भुजाएं होंगे ना, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, जो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे लिखे अगर बाबू एंगल साइड एंगल से, मतलब कोण और भुजा कोण, अगर किसी का कोण और फिर बीच में भुजा फिर कोण बराबर हो दोनों त्रिभुज में, तो ये सर्वांगसमता को फॉलो करता है। किससे, एंगल साइड एंगल से। तो इस स्थिति में बाबू जो बाकी जो कोण भुजा बचता है, जो सामने वाला कोण के बराबर कोण वाले भुजा
बराबर कोण वाले के सामने भुजा, बराबर कोण वाले के सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। ये बात समझ में आ रहा है। जिसे ई कर बराबर के एकर ना बोल देना, एकर सामने भुजा ही है और एकर सामने भुजा ही है, तो ई ना कि एकर बराबर, एकर वाला ई बराबर, एकर बराबर और एकर बराबर ना कर दी है। ये कोण के सामने वाला भुजा होना चाहिए, समझे कुछ। ई कोण और ई कोण ना बराबर था, ई कोण के सामने वाला भुजा ई है, ई कोण के सामने वाला भुजा कौन है, ई, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। ई ना कि एकर बराबर एकर ना कर देना, समझ रही है। ये चीज होता है। सर्वंक्षमता आपको समझ में आया होगा। ये बताने का रीजन है बाबू के आगे यूज होता है, प्रमेय सिद्ध करना है, और प्रमेय बाबू 5 नंबर में आता है, समझा कि नहीं हो। इसको उतार लीजिए आप लोग। देखो अब हम लोग बाबू प्रमेय 10.1 सिद्ध करते हैं। 10.1 प्रमेय क्या होता है, इसमें जो चैप्टर है 10 वाला 10 वाला चैप्टर है, इसमें 2-3 प्रमेय पढ़ना है। पहला प्रमेय है 10.1। 10.1 प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु से, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वृत्त के कोई बहुत मनी बिंदु है ना वृत्त पर, तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से यहाँ पे कोई बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु होगा ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जा रहा है तो क्या होता है रे, लंब होता है। समझा कुछ, ये क्या होता है, लंब। ये बात समझिए कि कोई वृत्त है, अब वृत्त के कोई, मान लीजिए कोई भी वृत्त है, और वृत्त के अंदर केंद्र है, और कोई ये क्या है, रेखा है, कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा तो स्पर्श बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु से जो केंद्र से जो त्रिज्या होगा ना, से किसका काम करता है, लंब के। लंब कहने का अर्थ है कि दूसरे के कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, एकदम सीधा होता है ना। मिनिमम दूरी यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी क्या होता है, मिनिमम। आप यहाँ से कहीं पे मिलाएगा ना तो एक से बड़े हो जाएगा, समझा। सबसे छोटा यही होता है, सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। मतलब एकदम सीधा लाइन है तो इसी को क्या बोलेंगे, लंब। और थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, सीधा से हो जाएगा कि नहीं। ये बाबू हम लोग के प्रमेय के बारे में सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये जो होता है तो कैसे होता है ना, इसको क्या बोलना है, सिद्ध कर लेना है। तो पहले लिखेंगे कि माना बाबू कि मान लें कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, वही केंद्र वाला एक वृत्त है, लिख लेंगे माना कि ओ केंद्र वाले कोई वृत्त है, ओ केंद्र वाला क्या है, कोई वृत्त है। और जहां बाबू एक स्पर्श रेखा कौन है, ए बी है। जहां स्पर्श रेखा ए बी नहीं है, जहां स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को, सुनो, यहाँ स्पर्श रेखा ए बी वृत्त के पी बिंदु पर क्या कर रहा है रे, स्पर्श कर रहा है, पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। और तथा ओपी जो है बाबू, ओपी क्या है रे, ओपी वृत्त की त्रिज्या है। ओपी वृत्त की क्या है, अभी आप लंब नहीं जानते हैं, इसको तो सीधे करना है। अभी आप त्रिज्या तो जानते हैं ना कि यहाँ से परिधि पे मिलेगा तो त्रिज्या कहलाएगा, त्रिज्या है, ये करके चलेंगे। चलिए लिख देते हैं ये चीज को, ये जो ना है ना उसको लिखना है। क्या लिखना है कि माना कि, क्या लिखेंगे रे, इधर से लिखते हैं, माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है, इतना लिख देंगे। माना कि ओ केंद्र वाला क्या है, कोई वृत्त है, जहां देखिए, जहां रेखा ए बी, एक ए बी रेखा है ना, जहां रेखा ए बी, जहां रेखा ए बी वृत्त को पी बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पी पर, जहां रेखा ए बी वृत्त को बिंदु पी को क्या कर रहा है रे, बिंदु पी को स्पर्श कर रहा है। बिंदु पी पर लिख दो, पी पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता नहीं कर रहा है, पी बिंदु को क्या कर रहा है, स्पर्श करता है, ठीक है, स्पर्श करता है, ये लिख दिए बाबू। और तथा ओपी क्या है, एक त्रिज्या है, ओपी क्या है, ओपी वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। जो आप किए हैं ना, इसको खाली लैंग्वेज में लिख देना है। आप देखिए ना कि कैसे लिख रहा है, आपको जो मन में आना है इसी के बारे में बता देना है। क्या बता देना बाबू की, ओ केंद्र ओ का एक वृत्त है, कोई वृत्त है, जहां बाबू एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है जो पी बिंदु पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और ओ पी है जो क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। ओपी वृत्त की त्रिज्या ना, त्रिज्या किसको कहते हैं, जो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि के ना बीच की दूरी है, वो भी ओपी, तो क्या हो गया, त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं।
तब बाबू हम लोग के सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना से लिख दो, सिद्ध, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, हम लोग को सिद्ध करना है कि एपी पर, एबी पर ये लंब है क्या, ओपी है ना। हो सिद्ध क्या करना है, ओपी जो है, ओपी, ये जो ओपी है सेकरा पे क्या है, लंब है, किस पे, एबी पे। ये लंब के सिंबल है, ये किसका सिंबल है, इसका ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, टी को उलट दीजिए तो किसका सिंबल है, लंब। लंब का मतलब तो एकरा ये जो है दूसरे पे ऊपर क्या है, लंब है, ओपी एबी पे क्या है, लंब। समझे कुछ इस तरीके से। ये सिद्ध हम लोग की ये करना है, ये क्या करना है हम लोग के, सिद्ध करना है, यही हम लोग के लाना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग प्रमाण कर ये करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। रचना पता है किसको बोलते हैं, ये तो चीज हो गया। अब अलग से हम लोग कुछ करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रचना करते हैं। तो देखिए इस पे हम रचना करते हैं, कुछ अलग से कुछ करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए कुछ अलग से करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक रेखा पर P बिंदु से मिला हटा के कहीं पे भी कोई बिंदु की कर दीजिए, ए बी रेखा पे कोई बिंदु है, समझे, ए बी रेखा पे क्या है, कोई बिंदु। ये तो स्पर्श रेखा ना है, स्पर्श बिंदु ना है, ये स्पर्श बिंदु नहीं है, समझे। ये पी भी एक बिंदु है, लेकिन ये क्या है, स्पर्श है। स्पर्श बोले तो ये भी के लिए भी पी बिंदु है और वृत्त के लिए भी क्या है, वो पी बिंदु है। स्पर्श बिंदु का लाया दोनों के लिए है, तो ई क्या है ना बाबू, ये कहीं पे है। अब हम इससे एकरा मिलाना चाहते हैं, क्या करते हैं, मिलाना चाहते हैं, डॉट डॉट दे करके कर दे कि रचना वाला है, हम अलग से किए हैं, ये मिलाना चाहते हैं। इसको नाम दे दीजिए, क्या दे दीजिए, एम नाम दे दीजिए, क्या दे दीजिए, एम, ठीक है। और यहाँ पे भी तो मिल रहा है, ये रे वृत्तवा पे तो मिल रहा है, तो नाम क्या दे दो, एन, यहाँ पे क्या दे दो, एन। कुछ समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। रचना उसको बोलते हैं जो अलग से कुछ करते ना है उसको लाने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, रचना बोलते हैं। तो हम लोग अलग से एक बिंदु ले लिए हैं, ए बी रेखा पे कोई बिंदु ले लिए, कौन सा बिंदु, पी लिए, एम लिए, और एम को किससे मिलाए, ओ से मिलाए, मिलाए। तो यहाँ पर वृत्त के परिधि पे भी तो काट रहा था, उसको भी क्या कर दिए, एक नाम दे दिए, क्या दे दिए हैं, एन। अब रचना में लिखेंगे बाबू के स्पर्श रेखा एबी पर, स्पर्श रेखा एबी पर, स्पर्श रेखा एबी पर पी के अलावा, पी तो ये था पहले से, पी के अलावा कोई बिंदु एम, एम है, क्या है, कोई बिंदु एम है, जो एम को किससे मिलाए हैं, ओ से मिला है, एम को किससे मिला है, ओ से मिला है, बस यही लिख देना है। तो चलिए लिखिए रचना में, क्या लिखेंगे, रचना, रचना के लिखो, रचना ब्लैक से लिखो रचना। आइए अब रचना में क्या लिखते हैं, रचना में लिखेंगे क्या बाबू के स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एबी पर पी के अलावा, पी के अलावा कोई बिंदु पी के अलावा कोई बिंदु एम है, क्या है रे, कोई बिंदु एम है, नहीं है, पी के अलावा कोई बिंदु एम है कि नहीं है ना, पी के अलावा कोई बिंदु क्या है, एम है, और ओ से एम को क्या किए हैं, मिलाए हैं, ओ को एम से क्या किए, मिलाए, और तथा ओ को एम से क्या किए, एम से मिलाया, एम से क्या किया, मिलाया। बस ये रचना में लिखे हैं, क्योंकि हम लोग अलग से कुछ किए हैं, इसलिए क्या किए, रचना। अब लिखेंगे क्या बाबू, प्रमाण। अब क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण मतलब प्रूफ करने के लिए जो प्रमाण दे रहे हैं इस चीज को, आखिर क्यों ये लंब है, इसके लिए। तो क्या लिखेंगे, प्रमाण। अब प्रमाण में देखो, सुनो तो लोग प्रमाण में क्या लिखेंगे। ये जो होगा बाबू, ओ एम जो होगा, ओ एम जो लिखेंगे, ओ एम बराबर जो होगा बाबू से ओ एन और प्लस एन एम होगा। आप समझ रहे हैं दोनों क्या बोल रहे हैं। यहां से यहां तक जो दूरी होगा से इन दोनों, यहाँ ए ओ से एन और एन से एम दोनों को जोड़ेंगे, वही नहीं दूरिया होगा, पूरा होगा, कुछ समझ में आ रहा है। और तुम देखो बाबू क्या होगा, तथा ओपी जो है, ओपी बराबर है किसके, ओ एन के, किससे, त्रिज्या से, नहीं होगा बराबर। ये ओपी जो त्रिज्या है, तो ओ एन भी तो त्रिज्या ना है, नहीं त्रिज्या है, तो यहाँ बोल दिए बाबू कि ओपी बराबर है कि कौन, ओ एन, किससे, त्रिज्या से, होगा कि नहीं। तो अतः तुम देखो, तुम सोचो, अतः बाबू ओपी जो होगा से ओ एम से छोटा नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर।
तो ओ एन के कर बराबर ओपी के, ओ एन है जे के कर बराबर ओपी। तो ये जो ओ पी जो है से इन पूरा यहां से यहां तक एकर से ई वाला ओ एम है, ये दोनों में तुलना करेगा तो कौन बड़ा होगा? ई बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा? ओ एम बड़ा होगा, नहीं होगा? अरे होगा, क्यों बड़ा होगा रहा बाबू? देखो ई जितना बराबर, ये दोनों बराबर है तो बराबर आइए गया था, और एकरा में और कुछ जोड़ दिए तो जोड़ देंगे तो और बड़े ना हो जाएगा वो, आप समझ रहे हैं? ओ पी जो होगा से ओ एम से छोटा होगा, नहीं होगा? ओ एम से छोटा, ओ एम से ओपी क्या होगा? छोटा। कैसे छोटा हो रहा है? क्योंकि देख रहे हैं कि हम ओ ए में जो की है सेकरा में दो को मिल करके, और ई जो है एक बराबर है, ई वाला एक क्या है? बराबर। त्रिज्या से दोनों के बराबर बोल सकते हैं, और त्रिज्या में और कुछ थोड़ा सा जोड़ दिए हैं तो एक से तो बड़े नहीं हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे से क्या है? बड़ा है। क्या है बाबू? बड़ा है। अतः अब क्या नहीं लिखे, इधर लिखते हैं, देखो नहीं वो ना लिखे हैं, देखिए अतः ए बी, अतः बाबू देखो, अतः ए बी रेखा पर, अतः ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर, अतः ए बी रेखा पे इधर दिख रहा है हो, ए बी रेखा पर P के अतिरिक्त, P के अतिरिक्त इधर दिख रहा है कि इधर लिख दे, अतिरिक्त P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु से, P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु से, P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु से O, किसी भी बिंदु से O को मिलाने वाली रेखा ओपी से क्या होगा? बड़ी होगा, नहीं होगा? ओपी से क्या होगा? बड़ी होगा। ठीक है, इसलिए बाबू, इसलिए ओपी जो है एबी पे क्या है? लंब है। यही हो गया क्या? हाँ समझाते हैं, देखो ये देखो बताते हैं, तुम लोग इतना लिखे उखे से तुम लोग ना समझो, एक दो बार तुम लोग करेगा ना तो अपने से आ जाएगा। देखिए खाली कुछ ना करना है, जो जेकरा पे करते हैं ना आप याद रखिए कि क्या याद करना से, देखो एक वृत्त को ले लेना है, तब आंख बंद करके शांति तरीके से सुनो क्या होता है। एक वृत्त ले लेना है, अब वृत्त के अंदर कोई होगा, केंद्र तो होगा ही, उसको केंद्र के नाम दे दीजिए, क्या वो दे दीजिए। एक आसपास रेखा ले लीजिए, बोला ही तो है बाबू कि कोई वृत्त है जिसके आसपास रेखा पर जो त्रिज्या आता है वो लंब के काम करता है, इसको सिद्ध कीजिए, ये ना बोला है, बताने के लिए बोला है, इस तरीके से कर दिए। तो ये होता ना से लिख लो, पहले प्रमाण सिद्ध करने के लिए लिख देंगे। हमने क्या किया है कि माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त ले लिए है, ओ केंद्र वाला क्या है? कोई वृत्त है, जहां ए बी जो है बाबू के वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करता है, बिंदु पी पर क्या करता है? स्पर्श करता है। वो केंद्र वाला कोई वृत्त है जहां ए बी रेखा पी बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तथा बाबू ओ पी वृत्त का क्या है? ओ पी वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, इतना कर दिए। हमने क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना से लिख दो, सिद्ध क्या करना है? ओपी जो है एक पे क्या है? लंब, ये ना सिद्ध करना है। ओपी एबी पे क्या है? लंब, मतलब कोई स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होता है किसका होता है? लंब होता है। हम नाम दे दिया है तो ओपी लंब है, किसका है? एबी के। अब हम रचना की है, रचना उसको बोलते हैं जो उसको सिद्ध करने के लिए कुछ अलग से कुछ करते ना है, में छेड़छाड़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रचना। तो रचना हम इसको सिद्ध करने के लिए, लंब है तो बाबू सबसे छोटी दूरी ना होगा यहाँ से यहाँ के बीच में, तो उसी को ना लंब कहेंगे। इसके लिए हम कहा कि ए बी रेखा पर कोई बिंदु पी के अलावा कोई एम ले लिए है, लिखे कि नहीं रचना में? आसपास रेखा ए बी पर पी के अलावा कोई बिंदु क्या ले लिए हैं? एम है। और तथा ओ को एम से क्या किए हैं? मिला दिए हैं। ओ को एम से क्या कर दिए? मिला दिए। समझ में आ रहा है? अब ओ को एम से मिला दिए। अब ओ को एम से मिलाया बाबू तो प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि बाबू ओ एम के जो दूरी होगा से इन दोनों के बीच, दोनों के जोड़ के नहीं आएगा, ओ एन और एन जो है से परिधि पे काट रहा है, एम जो है से रेखा पे काट रहा है कि नहीं? रेखा पर बिंदु है। इसको प्रमाण देखिए, ओ एम जो है से ओ एन प्लस एन, समझे? अब देखो ई जो होगा, ई ओ पी और ओ एन के बराबर होगा कि नहीं? कैसे बराबर होगा? क्योंकि वृत्त पे बाबू का अगर केंद्र है तो कहीं से यहाँ मिलाएगा, यहाँ मिला, सब तो त्रिज्या होगा ना, एक वृत्त में त्रिज्या अलग अलग होगा, एक ही होगा। तो ये जो होगा ओपी होगा से ओ एन के क्या है? बराबर है। तो अतः बाबू हम बोल सकते हैं कि ओपी जो है से ओ एम से छोटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों मिलकर बराबर है। एक में और तो जोड़ रहा है कि नहीं वाला,
ये और जोड़ देगा तब बाबू, और जोड़ देगा तो ओ एम पहुंचेगा। ये जो ओ एम होगा सो ओ पी के बड़ा नहीं होगा, होगा कि ना, एक राशि बड़े ना होगा। ये यहाँ लिख दिए प्रमाण में दिए कि बड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है बड़ा से लिखे, प्रमाण में बताया ना कि इससे बड़ा हो रहा है, ये प्रमाण हो गया। अब वहां पे लिख देना है कि अतः बाबू क्या लिखे कि बाबू ए बी रेखा पर पी के अतिरिक्त किसी भी बिंदु से, ये भी रेखा पर, ये भी रेखा पे ई बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी कोई बिंदु ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं भी, जैसे मान लो कि बाबू कोई बिंदु, कोई रेखा है, इस तरीके से रेखा है, यहाँ पी है, यहाँ कोई केंद्र है बाबू, तो केंद्र से जो सबसे छोटी दूरी होगा लंब कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितनों करेगा ना, कितनों कुछ भी करो, कितनों करो, इधर 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 करो कुछ भी, तो सबसे न्यूनतम दूरी वही होगा जो सबसे सीधा आएगा, आएगा कि नहीं। और जितने भी सब रेखा होगा से कुछ ना कुछ बड़े होते जाएगा, नहीं होते जाएगा, होते जाएगा कि नहीं। रेखा बाबू मान लीजिए कि यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम दूरी एक ही को ना रेखा होगा, और बाकी कितनों भी रेखा होगा आप मिलाते जाइएगा, इसे मिलाते जाइएगा, तो उससे क्या होगा, एक से छोटा होगा, एक से क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं होगा। तो वही बाबू की है यहाँ पे, देखो यही बोले कि अतः ये भी रेखा पर P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु से O को मिलाने वाली रेखा OP से क्या होगा, बड़ा होगा, OP से क्या होगा, बड़ा। मतलब ये बोल रहा है कि AB रेखा पर P के अलावा किसी भी बिंदु से O से अगर मिलाएंगे, किसी बिंदु को O से मिलाएंगे तो ये OP से क्या होगा, उस बड़ा होगा। तो इसलिए बाबू OP लंब है किसका, सबसे छोटा है तो सबसे छोटा लंबे ना होगा, तो इसीलिए प्रूफ होता है कि वो क्या है, बड़ा। समझ में कुछ आया आप लोग के, एक दो बार आप प्रयास कीजिएगा, घर पे देखिएगा, इसको खुद से प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। ये इसमें लिखने वाला खाली है बाबू, और लिखना भी बहुत कुछ नहीं है, आप जो करते हैं उसी को लिखते जाना है, समझे कि नहीं। आप जरूरी नहीं कि जैसे हम लिखे हूं बहू वही लिख दीजिए, आप बढ़िया से अपने मन से कुछ भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन कहने का तो वही होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। और इसको सिद्ध करने के लिए सीख लीजिएगा, ये प्रमेय आता है, क्वेश्चन आते रहता है हमेशा एग्जाम में, समझे। प्रमेय दे देगा, प्रमेय वाला लिख देगा, बोल देगा सिद्ध कीजिए, 5 नंबर में दे देता है, समझ में आया कि नहीं। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए अब एक अगला चैप्टर, अगला वीडियो में हम इससे आगे बताएंगे, अगला वीडियो में बताएंगे 10.2 पर मैं क्या होता है। 10.2 पर मैं ये कहता है बाबू कि अगर कोई बिंदु है, कोई वृत्त है, और वृत्त के कोई बाहरी बिंदु है, एक से जो दो स्पर्श रेखा खींचते ना है, से दोनों रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसको सिद्ध करने के लिए कहता है, इसको भी सिद्ध करना है, कैसे बराबर होता है इससे, समझे कुछ, कि ये अगले वीडियो में बताएंगे। और जितने भी ऑनलाइन पे देख रहे हैं हमने, और अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए, आप लोग प्यार कीजिए भाई। और इसी तरीके से हम वीडियो बनाते जाएंगे, सारा चैप्टर को बना देंगे मैथ के लिए। अगर आप अच्छा से व्यू जाएगा तो हम फिजिक्स के भी बनाएंगे, केमिस्ट्री के भी बनाएंगे, अदर सब्जेक्ट के भी बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।